1952 में जब हमारा जम्मू कश्मीर एक मुल्क हुआ करता था, जिसके प्राइम मिनिस्टर शेख साहब थे, और उन्होंने हमारे लोगों के लिए एक कानून बनाया था उस वक़्त, जिसको उन्होंने असेंबली में पास करवाया था, और हमारे यहाँ लोगों को ज़मींदार बनाया था। नहीं तो यहाँ के कुछ जागीरदार लोग थे, कुछ बड़े लोग थे जिनके पास वजारतें थी, या महाराजा हमारे हरि सिंह जी थे, वो सारी ज़मीन तो उनकी थी। वो शेख साहब की देन थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही देन थी कि यहाँ के लोग आज अगर घरों में बसे हैं, अगर ज़मीन उनके पास है, वो शेख साहब की देन है। ये सारे मामलात जो तारीख़ को पढ़ के, तारीख़ को समझ के हमने ये फ़ैसला लिया है कि अगर इस वक्त लोगों को ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। होम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त बीडीसी चेयरमैन सरशाद नटनू साहब के साथ इस वक्त उनके ऑफिस में मौजूद हूँ और इनके साथ हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से इंतखाबात के हवाले से अब हर तरीके से मुख्तलिफ़ सियासी जमातें चिनाब वैली के दौरे पर आ रही हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों को काफ़ी सारी बातों के ज़रिए से उजागर करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरीके से अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द इंतखाबात का रुख अब जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से आज हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक गुंदना के हैं, और आप सब के लिए मैं बताऊं कि इन्होंने जब इंतखाबात में हिस्सा लिया था सरपंची और बीडीसी में, तो उस दौरान ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उठे थे, लेकिन काफ़ी देर के बाद इन्होंने परसों यहाँ पे साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब का दौरा होने के बाद इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। इनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी पार्टियाँ हैं, सियासी जमातें हैं, इन्हें ऐसा क्या लगा कि इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही जाना चाहिए और किस तरीके से इस तमाम मामले को देखते हैं। तो पहला सवाल सरशाद जी आपका, तो पहले हम इस्तकबाल करेंगे। जी इदरीस जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी अब यहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं और इसी बीच में आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना ये भी एक बड़ी बात हो गई है वादी चिनाब के अंदर कि अभी तक आप आज़ाद थे और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ पे काम कर रहे थे और अचानक से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हुए, इसका ख़ास सबब क्या है? देखिए इदरीस भाई, जहाँ से हमारा सियासी सफ़र की अगर हम बात करेंगे तो 2018 में हमने चुनाव लड़ा, पहला इलेक्शन लड़ा सरपंची का। उसमें भी एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लोगों ने, मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन लोगों ने मुझे उस वक़्त सरपंच चुना, मलवाना वेस्ट की आवाम का बिलखसूस। उसके बाद जब ब्लॉक चेयरमैनी का इलेक्शन हुआ, उस वक़्त भी आपने देखा कि हमने एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से एक इलेक्शन लड़ा। काफ़ी गौर खैज़ के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि लगभग 3 साल का हमारा ये अब 4वां साल आया था सियासी सफ़र, जिसमें काफ़ी कठिनाइयाँ भी आई, मुश्किलात भी आई, उनको फेस किया और उनको फेस करते करते अपने लोगों के मसाइल का हल करने की कोशिश की। जहाँ तक रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज्वाइन करने की, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आज सबसे बड़ी बात जो है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ हो क्या रहा है, इसको समझने की बड़ी बहुत ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ कि डोडा के अंदर हमने बड़ी कोशिश की थी डीडीसी चुनाव में भी एक अलायंस करवाने की, या किस तरीके से क्या हुआ वो सबको मालूम है, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। उसके बाद हमारे कई दोस्त, जिनका मैं माजरत ख्वाह भी हूँ कि मेरे साथ बड़े लोग जुड़े हुए थे, जो आज़ाद ख्याल लोग थे, जो मेरी तरह के सोच के लोग थे, हम ख्याल ग्रुप था कि यार हम जो हैं किसी अपना कोई कदम उठाएंगे। लेकिन देखें बदकिस्मती क्या है कि अगर इस वक्त हम कहीं और चले जाएं ना, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने का ये मतलब है कि अगर हम कोई और धड़ा खड़ा कर देते ना, उससे क्या हो जाता कि हमारे यहाँ फिर भी बाइफरकेशन हो जाती, ठीक है, जिससे जो हम नहीं चाहते हैं। ये मैंने बड़ा सोच विचार के साथ, बड़े सोच के साथ हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामने के लिए सबसे बड़ी बात जो है, आज आपने देखा कि मैं आपको अगर तारीख़ याद करवाऊं कि 1952 में जब हमारा जम्मू कश्मीर एक मुल्क हुआ करता था, जिसके प्राइम मिनिस्टर शेख साहब थे, और उन्होंने हमारे लोगों के लिए एक कानून बनाया था उस वक़्त, जिसको उन्होंने असेंबली में पास करवाया था, और हमारे यहाँ लोगों को ज़मींदार बनाया था। नहीं तो यहाँ के कुछ जागीरदार लोग थे, कुछ बड़े लोग थे, जिनके पास वजारतें थी, या महाराजा हमारे हरि सिंह जी थे, वो सारी ज़मीन तो उनकी थी। वो शेख साहब की देन थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही देन थी कि यहाँ के लोग आज अगर घरों में बसे हैं, अगर ज़मीन उनके पास है, वो शेख साहब की देन है। ये सारे मामलात जो तारीख़ को पढ़ के, तारीख़ को समझ के हमने ये फ़ैसला लिया है कि अगर इस वक्त लोगों को ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत जो है
वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, और हमें भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन पकड़ना चाहिए। जिसमें आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, देखिए आज आप अगर हालात को लेकर चलते हैं तो कैसे इस वक्त लोगों को बेघर किया जा रहा है, जिस बड़ी दुख की बात है। बड़ी, अगर लोग चुनते हैं सरकार, आज जो रूलिंग पार्टी है उसको किसने चुना है? हमारे लोगों ने चुना है ना, मैंने चुना है, आपने चुना है, किसी और ने चुना है, लेकिन तो लोगों ने चुना है ना। आप आज उन्हीं लोगों को बेघर कर रहे हो। आपके माध्यम से मैं आज ये सरकार को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप माफ़ कीजिए, जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए। आप अब जम्मू कश्मीर की तरक्की की ओर देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के रोज़गार की ओर देखिए। यहाँ का नौजवान बेकार पड़ा हुआ है। यहाँ आप देखिए, आपका नाशरी, ये जो आपका टनल बन रहा है, यह सुध महादेव का काम लगा हुआ, हाईवे बन रहा है, क्या हालात है वहाँ। आए दिन मरमत के लोग, खलेनी के लोग, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपके यहाँ रोज़गार नहीं है। जबकि हमारे टेक्निकल लोग, हमारे इंजीनियरिंग करके, हमारे आपके ड्राइवर सेक्शन से, हमारे मेसन सेक्शन से, हर एक सेक्शन का तबका का लोग यहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन वो बदकिस्मती से यहाँ से जाके उनको लद्दाख, हिमाचल, मध्य प्रदेश और दिल्ली जाना पड़ता है काम ढूंढने के लिए, जबकि उनके घर में आज यहाँ इतना करोड़ों का प्रोजेक्ट चल रहा है और वो लोगों को काम नहीं मिल रहा। तो ये मैं भाजपा से गुजारिश करना चाहूँगा अभी इस वक्त की सरकार, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कि यहाँ के लोगों के बारे में सोचिए। कब तक ये आंख मचोली चलेगी कि इधर का उधर और उधर का उधर? कहीं न कहीं आपको इस जनता को जवाब देना है। जब जिस वक्त इलेक्शन होगा, इसी लोगों ने फिर वोट देना है और पार्टियों को कामयाब करना है। इसलिए सियासतदानों का ये काम होता है। सरकार जब बनाई, इस वक्त जो है ये सब लोग, हमारे भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे क्योंकि ख्वाह मैं अब दूसरी पार्टी से हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो वो इस वक्त रिप्रेजेंट मुल्क को कर रहे हैं ना, कंट्री को कर रहे हैं ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर इस वक्त भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट तो हमारे पूरे स्टेट को कर रहे हैं इस वक्त, दैट मीन्स वो मेरे भी हैं। तो ये सारे मामलात, ये सारी चीज़ें सोच, इसमें आप ज्वाइनिंग को और इस मामले को किस तरीके से, मतलब आपको क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस इन मामलात पे किस तरीके से मतलब इंतज़ाम कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ के लोगों को ज़मीनों का हक दिया तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया ना। इस वक्त जम्मू कश्मीर से में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ज़मीनों का छीनने का है ना, आपको घरों से निकालने का है ना। अगर वो चीज़, और दूसरा आपका दफ़ा 370 और 35 है, जिसका यहाँ के हर बच्चे का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। अब वक्त यहाँ आ गया कि लद्दाख वालों को तो आपने ये दे दिया, क्या कहते हैं जी, आपने PRC वापस दे दी। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बताएगी, ये सब लोगों तक है। लोग, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, अगर होते हैं, लोगों को बढ़ चढ़ कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। जब उनकी असेंबली बनेगी और लोगों को उसी तरीके से हक मिलेंगे, और दफ़ा 370 और 35 के लिए भी लड़ाई करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे बड़े पुरअमन तरीके से। जैसे हमारे कायद उमर अब्दुल्ला साहब ने भी परसों बताया, यहाँ फारूक साहब का जो कौल है कि हम एक पुरअमन जमात हैं, हम एक डिसिप्लिन जमात हैं, जिस एक पैटर्न से हम लोग, जो पार्टी की जो भी जिस तरीके से भी गाइडलाइन होगी, ये बड़े लेवल की बात है कि उस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके ऊपर काम करेगी। काफ़ी सारे मामलात इस वक्त वादी चनाब में भी हैं, चूँकि आपने देखा कि अब सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे जो है रहनुमा दौरा भी कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साथ जुड़े साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने भी काफ़ी अपनी स्पीचेस के ज़रिए से यहाँ के लोगों को बताया। ख़ास तौर पर उनका मुद्दा रहा था आर्टिकल 370, और इस पर काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल आता है कि अगर इनकी सरकार थी, इन्होंने उसको मजबूत क्यों नहीं किया था, और आज ये लोगों को बता रहे हैं कि आज हम उसको वापस लाएंगे। और इसके अलावा काफ़ी सारी जितनी बाकी यहाँ की चाहे नेशनल या रीजनल पार्टीज़ हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि ये एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, या ये जो है रूलिंग पार्टी कर सकती है, इसके अलावा इस पर बहस करना जायज़ नहीं। तो आपको क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मजबूत कैसे करना था। ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली हम बात करते हैं कि मजबूत तो था ना वो। अब अगर मतलब आप मुझे ये बताएं, जिस तरीके से दफ़ा 370 और 35 को तोड़ा गया, मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, जुडिशल मामला है। अगर यहाँ कल नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाती है, असेंबली में फिर बिल पास करती है, समझने की ये बात है। बिल जब पास होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल बनेगा, असेंबली के अंदर जब पास होगा तो ऑब्वियसली वो वापस आ जाएगा। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार बात कर रही है कि हम लोगों को बुलाइए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में उस वक्त भी बात देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि भाई मजबूत नहीं था, मजबूत था तभी 70 साल से नहीं किसी ने छेड़ा था ना। अब किस तरीके से तोड़ा, कैसे तोड़ा, इस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, ये आपको भी पता है, ये सबको पता है। और मसला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। तो हम यही कह सकते हैं, लोगों से गुजारिश कर सकते हैं कि इस वक्त की ज़रूरत है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताना, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़ चढ़ कर वोट देके उनको सरकार में लाना, और सरकार में लाने के बाद उनसे सवालात करना। देखिए, कबल अज़ वक़्त
सवाल करना अच्छा नहीं लगता है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होगी, अगर वो उस वक्त 370 के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, 35 के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ के लोगों के रोज़गार के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ के लोगों के जो ज़मीनों का मसला है उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, तब हम उनको क्या कहते हैं ना वो चीज़ पूछ सकते हैं, भैया आपने इस चीज़ पर वोट लिए थे, तो अभी तक तो आज तक तो आपने उनको दफ़ा 370 और 35 पे वोट ही नहीं दिए है ना। कहीं ना कहीं ये भी तो बात है। तो आप ऐसे अभी क्यों पूछ सकते हो ये चीज़ कि यार आप अभी इस चीज़ के लिए मांग रहे हो? लड़ना तो है ना, लड़ाई तो लड़नी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़नी है, दायरे के अंदर कानून के अंदर लड़ाई लड़नी है, और वो यही लड़ाई है। आप इलेक्शन में अपनी पार्टी को जिताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताइए, और आप खुद रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से आपको पता ही है कि कल डोगरा संगठन के जो लोग हैं उन्होंने भी इस पर प्रोटेस्ट किया कि वो सीधा गुपकार गैंग के नाम से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जी ये जो कह रहे हैं तो अब आर्टिकल वापस नहीं आएगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ के कांग्रेस के बड़े रहनुमा पूरे मुल्क के इस वक्त माने जाने हैं कदावर नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनका ये बयान कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है और पार्लियामेंट में जो है ये जो रूलिंग पार्टी है वो कर सकती है, या जिसके पास 300 सीटें होंगी वो करेंगी। तो फ़िलहाल स्टेटहुड की बहाली की बात की जाए और इंतखाबात जल्द से जल्द कराए जाए, तो इन तमाम मामलात को लेकर के एक तरफा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये बयान कि चाहे कुछ भी हो जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 के लिए लड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो बयानात इन बयानात को कंपैरिजन करके आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी और पार्टी की बात तो नहीं कर सकता हूँ ना, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर सकता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये नारा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये बात है कि जनाब हम अपने लोगों के बीच में हैं, हम अपने लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताइए, उनको सरकार में लाइए, और इंशाल्लाह ताला आपका सारे मामला जो है हल हो जाएंगे, इंक्लूडिंग 370 और 35 से। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े जो लीडरान हैं वो मुख्तलिफ़ पार्टियों में जा रहे हैं, तो उस बीच में आप लोगों की ज्वाइनिंग करना नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये किस तरीके से लोगों के सामने आएगा कि वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी भी वो पोजीशन वो मकाम है कि ये दफ़ा 370 को और यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाने में कामयाब होगा? कौन से लोग गए? एक या देखिए वाहिद रीजनल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें से सिर्फ एक या दो आदमी बाकी अन्य पार्टियों में गए, दूसरी पार्टियों में गए, जिसमें अगर आप बात करेंगे तो अब कद्दावर नेता तो उनको बता रहे हैं। मुझे आप ये चीज़ बताएं कि उन्होंने कोई इलेक्शन अपने दम पे लड़ा है? अगर उनको कद्दावर बनाया तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया ना। जिस भी साहब की आप बात कर रहे हैं वो अगर इतने बड़े कद्दावर नेता बने, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो स्पेस दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो चीज़ बनाया। अब आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा ना वो कितने बड़े नेता है। इसका मतलब भागने की कोई खास वजह क्या हो? इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, वो उनका अपना ज़ाती मामला होगा। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनका अपना ज़ाती फैसला है। लेकिन ये चीज़ जहाँ तक सियासी बात आ गई, सियासत को सियासी नज़र से देखते हैं, और देखते हैं जब वो इतने बड़े लीडर हैं तो वो हमने जब आगे इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन में पता चल जाएगा वो कितने बड़े लीडर हैं। इसके अलावा आपसे एक सवाल आखिरी करना चाहूँगा कि जो इस वक्त वादी चनाब है, चूँकि हम वादी चनाब के बाहर की बात नहीं करेंगे तो बेहतर है। वादी चनाब में जिस तरीके से सरकारें आई बदली पिछले जो है दौर में और अब आइंदा आने वाले इंतखाबात में, इन दोनों को आप किस तरीके से कंपैरिजन करके हमारे यहाँ पे जो हमारे दर्शक हैं इनको किस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पिछले इंतखाबात में यहाँ की हुकूमतें बनी और अब आप जैसे दावा भी करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनना चाहिए, तो आपको कैसे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे वादी चनाब में खुसूसन अपनी सीट निकाल दे? देखें, एक चीज़ बताओ, बनना नहीं चाहिए, इंशाल्लाह बनेगी, ये हम इस पे कोशिश करेंगे। देखें, जहाँ तक चनाब की बात है ना, बदकिस्मती ये रही है कि बड़ा जुल्म हुआ है वादी चनाब के साथ। लेकिन उसमें मुझे देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो उसमें अगर मैं बताऊंगा ना, वो यहाँ की लीडरशिप को आप पिन पॉइंट कर सकते हैं ना, ख्वाह वो किसी भी तंजीम से हो। आप एक जमात को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, एक जमात को नहीं कह सकते हैं भाई उसने नहीं किया। उसमें कहीं ना कहीं यहाँ की लीडरशिप को, अगर आज मैं ब्लॉक गुंदा को रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर ब्लॉक गुंदा में कोई काम नहीं होगा उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी दोष है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर मैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले आता हूँ, करवाता हूँ, उसमें क्रेडिट मुझे भी जाएगा कि भाई मैंने मेहनत की लाया। उसमें इंडिविजुअल्स की बात आ जाती है कि भाई वादी चनाब के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ साथी हम ख्याल लोग, हमारे कुछ दोस्त हैं, हमने यहाँ चनाब वैली फ्रंट भी एक बनाया है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो हमारी यहाँ के लोगों की चनाब, ये मैं खास करके दर्शकों के लिए बात कर रहा हूँ कि हम किसी चीज़ से दूर नहीं हैं। आप लोगों जो आप लोगों की डिमांड है हम उसके साथ हैं।
हाँ, अगर हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, इसके पीछे भी हमने बड़ा सोच विचार किया। वो इसलिए किया कि ये वक्त की ज़रूरत है हम लोगों को इकट्ठा होने की। अब वक्त नहीं है कि हम लोग बिखर जाएं फिर से और यहाँ हमारे ऊपर फिर और किस्म के जो हैं मामलात बन जाएं। इसलिए हमने ये डिसीजन लिया। और जहाँ तक आपका सवाल रहा, देखिए वादी चिनाब के मामलात बड़े सारे हैं। सबसे पहले हमारा ये मुतालबा, और पार्टी के अंदर भी रहेगा, ये भी मैं आपको बताऊँ, ये मैंने पार्टी के अंदर भी ये बात डाली है कि चिनाब वैली को जब हमारी सरकार आएगी, चिनाब वैली को डिवीज़न का स्टेटस मिलना चाहिए ऑन द पैटर्न ऑफ हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ये डिज़र्व करता है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। मैं वो आदमी हूँ जो पार्टी के अंदर भी इस चीज़ के लिए लड़ेगा। ये मैं आपको स्पष्ट बोल देना चाहता हूँ। ये मैंने पार्टी के अंदर भी बताई, आज आपके रिकॉर्ड में भी ला रहा हूँ कि ये वहाँ पे भी बात करेंगे कि जो यहाँ के लोगों के मसाइल हैं। हमारे लोग आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, उसके ऊपर बात हुई। मतलब सारे मामलात हम पार्टी, देखो कहीं ना कहीं हमें इन लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग जब सरकार बनेगी, सरकार से हम ये काम इंशाल्लाह करवाएंगे। जिस तरीके से अभी आपने बातों में ये कहा कि अभी लड़ने झगड़ने की, बिखरने की जो है ज़रूरत नहीं है, इस वक्त की ज़रूरत है कि मतलब एकजुट हो जाएं। और ख़ास तौर पे आपने ये पूरा कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही ऐसा मामला हो सकता है कि यहाँ के लोग जो है आपस में बिखरने से बचेंगे और जुड़ जाएंगे। अब हमारे यहाँ के जो पब्लिक है, जो चिनाब वैली के लोग हैं, इन्हें आप किस तरीके से अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को एकजुट करने में काफ़ी कामयाब हो सकती है, और किन बुनियादों पर आप लोगों को इकट्ठा करेंगे? देखें, फ़िलहाल तो मैं डोडा की बात करूं, बड़ी काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं, गिले शिकवे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनके दूर करने की। मैंने कोशिश की है कि तजवीज़ भी दी होगी ऊपर कि कैसे जो मुझ तक होगा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा एक लोगों का मैसेंजर बन के हर जगह पहुंचाने की। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले 3 या 4 साल से मैं लगा हूं लोगों के मसाइलों को उजागर करने की। रही बात चिनाब वैली की, तो हम उसके ऊपर भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे नियर फ्यूचर में एक चिनाब वैली में एक अच्छा खासा जो है पॉलिटिकल जो कद कांट वाले लोग हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, मेरे काफ़ी यार दोस्त हैं, तकरीबन सारे लोग इंशाल्लाह आ जाएंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, देर लगेगी, इंशाल्लाह आते समय में इंशाल्लाह वो लोग सब आ जाएंगे। और ये मैंने कहा ना, बार बार मैं एक ही बात कहूँगा कि ये वक्त की ज़रूरत है, और इसमें लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो जमात थी जिसने आपको ज़मीनों का हक दिया था, जिसने आपको यहाँ पे बिठाया बसाया। अगर कहीं चूक भी हुई होगी, ये नहीं, देखो इंसान गलतियों का पुतला है, मेरे से कितनी गलतियाँ हुई होंगी, आपसे कितनी, इंसान गलती भी करता है, लेकिन ये चीज़ भी देखना है कि भाई अच्छा ही क्या है, क्या अच्छा भी कुछ किया या नहीं किया। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए यहाँ हमारे पीआरसी का मसला, ये छोटा मसला नहीं है इदरीस भाई, ये हमारे कल के बच्चों का मामला है, हमारे भाइयों का, बहनों का मामला है। तो इसके लिए हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है ये कौम वो कौम है, और ख़ास करके मैं अपने ब्लॉक के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। जब मैंने उनसे जो चीज़ कही, उन्होंने आंखें बंद करके सरशाद पे विश्वास किया, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया आज अदा करना चाहूँगा जिसका उन्होंने 2 बार वाज़िह सबूत दिया। जब हमारा BDC का चुनाव था तब भी उन्होंने मुझे अच्छे खासे अक्सरियत से जिताया, और जब हमारा DDC का चुनाव आया उस वक़्त भी एक एक्स MLA को हराना कोई मजाक नहीं है। वो उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए BDC चेयरमैन सरशाद नटनू जी, और ख़ुसूसन इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। इनके साथ मुलाकात हुई, इसमें काफ़ी सारे सवालात हुए, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि अब इंतखाबात जो है ज़ोर पकड़ रहे हैं, और वादी चिनाब में मुख्तलिफ़ बड़े बड़े सियासतदानों और बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ रहनुमाओं का दौरा हो रहा है, और काफ़ी तरीके से यहाँ के लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है कि अपने वोटों का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसके वजह से आपके बच्चों का मुस्तकबिल और आप सब लोगों का मुस्तकबिल दांव पर लग सकता है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आप सोच समझ करके अपने नुमाइंदगान को चुनने की कोशिश करें। इस तरीके से आज सरशाद नटनू जी का ये पैगाम आपकी जानिब था। फ़िलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए। आइए चलते हैं वानी हैंडलूम, खूब से खूब तर बन सकता है आपके घर का अर्शो फर्श। रंगीन दुनिया में घर सजावट बन चुका है जरूरी, क्योंकि आप होंगी आपकी सब मांगे पूरी। क्या करना पड़ता है आपको आराइशी सामान के लिए दूर दूर का दौरा,
तो आज हो जाएगा आपका एक ख्वाब भी पूरा, क्योंकि आप डोडा में पेट्रोल पंप और बुलेट शोरूम के साथ में वानी हैंडलूम के नाम से घरेलू आराइशी सामान का 4 मंजिला कारखाना खुला है, जो आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही कंबल, तकिए, पर्दे, मखमल, कालीन, अलमारियां, गद्दे, बेड, सोफा, बेडशीट, रबड़ और रिवॉल्विंग कुर्सियों के अलावा घरेलू सभी आराइशी सामान बिल्कुल कम से कम दामों पर। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906374660, 9906233314।